हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, आज का जो टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम है अर्थात श्वसन तंत्र है। तो चलिए हम आप लोग आज देखते हैं कि श्वसन तंत्र है क्या। तो श्वसन तंत्र देखेंगे, सामान्यतः जितने भी जीव हैं, वो चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो या विशाल जीव हो, सभी में जीवन यापन करने के लिए श्वसन उसके एक महत्वपूर्ण अंग या पार्ट है बॉडी के। तो उसी पे हमारी आपकी चर्चाएं होंगी। श्वसन जो है वो एक ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन श्वसन का जो तात्पर्य है वो ऑक्सीजन से है, अर्थात जितने भी जीवधारी वायुमंडल में जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी को जीवन यापन करने के लिए O2 अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए जब भी जीवधारियों में श्वसन की हम आप बात करेंगे तो जीवधारियों में जो श्वसन होता है वो एक ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखना, श्वसन के जो मुख्यतः कार्य होते हैं वो ऊर्जा और उष्मा को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। ध्यान रखना, जब भी हमारी आपकी बॉडी में हम आप लोग स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए पोषण करते हैं अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो जो भी एनर्जी या ऊर्जा लेते हैं उस एनर्जी या ऊर्जा के प्रारूप को बदलने का जो कार्य करता है हमारी आपकी बॉडी में कोशिका की एक अंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, पोषण से ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तभी बनाएगा जब हमारी आपकी बॉडी श्वसन करेगी तभी। तो इसलिए ये ऊर्जा जो है वो भी श्वसन से ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ में उष्मा जो है वो टेम्परेचर है यानी बॉडी का तापमान है। और वैसे भी सभी लोग जान रहे हैं कि मनुष्य जो होता है वो एक समतापी जीव है, और समतापी जीव होने के कारण उसका जो टेम्परेचर होता है, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होता है, एक समान होता है। और वैसे भी जान रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है एक समान होता है, कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। तो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ब्लड सर्कुलेट जो होते हैं एक तरीके से एक समान रूप से होते हैं। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता क्या है, तो श्वसन तंत्र निभाते हैं। तो मैंने आपको श्वसन में पहला टॉपिक बताया कि ऑक्सीजन श्वसन होता है। जीवों में ऑक्सीजन श्वसन इसलिए होता है क्योंकि वो श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, O2 अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा मैंने बताया एनर्जी या ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करता है और साथ साथ में उष्मा को भी बनाए रखने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ में यह एक अपचायी क्रिया है। ध्यान रखना, बॉडी में क्रियाएं दो तरीके से होती हैं, एक अपचायी होता है, उपचायी होता है। इंग्लिश की जब भी बात करेंगे तो एक कैटाबोलिक होता है, एनाबोलिक होता है। तो जब भी कैटाबोलिक की बात करेगा अर्थात अपचायी की बात करेगा तो अपचायी क्रियाएं जो होती हैं वो बॉडी में तोड़ने का कार्य करती हैं। जैसे हमने आपने भोजन को मुख में डाला और मुख में डालने के बाद क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, चबा करके छोटे छोटे खंडों में जो तोड़ना था, इस तरीके से श्वसन भी जब भी बॉडी में जाते हैं तो भी किस तरीके से कार्य करते हैं, तो कैटाबोलिक के तरीके से। अर्थात जो तोड़ने की बात थी वो कैटाबोलिक था, जो जोड़ने की बात थी वो एनाबोलिक था। हिंदी में कहेंगे तो अपचायी कहेंगे और उपचायी कहेंगे। अगले टॉपिक में हम आप लोग श्वसन अंग देखेंगे। ध्यान रखना, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उन सभी स्तनधारियों में श्वसन अंग के रूप में फेफड़े अर्थात लंग्स कार्य करते हैं। जबकि जो कीट होते हैं उन कीट में ट्रेकिया अर्थात श्वसन नली जो होती है वो श्वसन का कार्य करते हैं। जबकि जो जलीय जीव होती हैं और जलीय जीव गिल्स से भी श्वसन करते हैं, क्लोम से भी श्वसन करते हैं और फेफड़े से भी करते हैं। अर्थात आप चाहे गिल्स कहें, चाहे क्लोम कहें या फेफड़े कहें, जितने भी जलीय जीव होते हैं। जबकि मेढक की जब बात करेगा तो मेढक जो होता है वो त्वचा से भी श्वसन करता है, फेफड़े से भी श्वसन करते हैं और साथ साथ में गिल्स से भी श्वसन करते हैं। ध्यान रखना, मेढक कभी कभी क्या होता है कि मिट्टियों के अंदर चले जाते हैं, और जब भी मिट्टियों के अंदर चले जाते हैं तो उस टाइम जो शोषण करते हैं त्वचा से करते हैं। और जो है जब स्थल पर रहते हैं तब ऐसी स्थितियों में जो शोषण करते हैं फेफड़े से करते हैं। और मेढक का जब जन्म होता है तो होता क्या है कि जलों में वो मछलियों की तरीके से चलते रहते हैं। मैं आपको बहुत छोटे रहते हैं तो स्पष्ट नहीं हो पाता है ये मछली है या मेढक है। अर्थात मेढक का जो सबसे छोटी अवस्थाएं होती है उस अवस्था को टेडपोल कहा जाता है, और उस टाइम जो शोषण करते हैं वो गिल्स से करते हैं। तो मेढक जो होता है उसमें शोषण त्वचा से भी होता है, फेफड़े से भी होते हैं और गिल्स से भी होते हैं। आइए अगले टॉपिक में हम आप लोग श्वासोच्छ्वास देखेंगे। ये ब्रीथिंग अर्थात श्वासोच्छ्वास है क्या, तो ध्यान रखना, श्वासोच्छ्वास यानी श्वास को अवशोषित करना और बाहर क्या कर देना, छोड़ देना। तो श्वासोच्छ्वास अर्थात ये ब्रीथिंग की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है श्वास को अवशोषित करना अर्थात अंदर लेना, और जबकि दूसरा जो होता है उसे बाहर छोड़ना होता है। तो अंदर होना अर्थात श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया थी निःश्वसन थी, और बाहर छोड़ना जो था वो निःश्वसन था। ध्यान रखना, अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन होगा। अर्थात एंडोक्राइन या जो है इंडो की जब भी बात करेगा तो अंतःश्वसन की बात करेगा। अर्थात जो निःश्वसन होते हैं वो एंडोप्राइस होते हैं, जबकि निःश्वसन जो होता है
वो एक्सोपायरेशन होता है। तो ये ध्यान रखना कि श्वासोच्छ्वास जो था वो मैंने आपको बताया कि दो भाग थे, एक अंदर लेना था, दूसरा बाहर छोड़ना था, अर्थात एक निःश्वसन था, दूसरा निःश्वसन था। और जब ये निःश्वसन की बात करेगा तो इसमें N2 अर्थात नाइट्रोजन जो होते हैं 78% सभी लोग जान रहे हैं वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए, जब भी हम आप वायुमंडल से कहीं पे श्वसन कर रहे हैं, तब ऐसी स्थितियों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मात्राएं हैं वायुमंडल में, वो सब वायु के रूप में हम आप लोग प्रवेश कहां पे कराते हैं? फेफड़े में कराते हैं। और फेफड़े से फिर उस वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है फेफड़े। तो सेम उसी तरीके से अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो इन सभी को हम आप लोग बॉडी में क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। तो आप बताइए, क्या ऑक्सीजन श्वसन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये सब तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे थे, लेकिन छोड़ क्या रहे थे? नाइट्रोजन श्वसन के रूप में कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने नाइट्रोजन 78% लिया था, तो 78% क्या कर दिया? छोड़ भी दिया, अर्थात बाहर निकाल भी दिया। ऑक्सीजन हमने 21% लिया था, लेकिन छोड़ा कितने प्रतिशत? 17%। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कहा ऑक्सीजन आपने अवशोषित किया 21%, जबकि छोड़ा है तो कितना? 17% आपने छोड़ा है। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हम आप लोग वैसे भी छोड़ते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तो पहले से लिया था। और यहां पे जब आपने 21% ऑक्सीजन लिया तो 17% ऑक्सीजन छोड़ा है, अर्थात 4% ऑक्सीजन आपने बदल किसमें दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना छोड़ते हैं? तो 4%। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हमने जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन में से कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं? तो आप बताएंगे कितना? 4%। तो ध्यान रखना, मैं वायुमंडल से 21% ऑक्सीजन लिया और कितने प्रतिशत मुक्त किया? तो 17%। अर्थात कम कितने हुए? तो 4%। वो 4% बदल किस में गए? तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए। ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रियाएं थी। और अगला जो है श्वसन तंत्र है टॉपिक। श्वसन तंत्र में ध्यान रखना, हमारे आपकी बॉडी में श्वसन तंत्र के रूप में फेफड़े कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम आप स्तनधारी हैं। और जब स्तनधारी है तो लम्स जो फेफड़े कार्य करते हैं, इसमें कई सारे पार्टेड या भाग होते हैं। पहला श्वसन मार्ग है, नासा छिद्र है, नासा कपाट है, ग्रसनी है, स्वरयंत्र है, श्वसन नली है, ब्रोंकिया है, ब्रोंकियलस है, वायु कोष्ठक है, फिर ये ब्लड में आते हैं और ब्लड से फिर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी श्वसन मार्ग की बात करी जाती है, अर्थात नासा मार्ग या श्वसन मार्ग, जहां से हमने आपने वायु को क्या कर दिया? अंदर प्रवेश करा लिए। और उसके बाद अंदर गया तो जिस छिद्र से गया उस छिद्र का क्या नाम होगा? नासा छिद्र होगा। नासा छिद्र के लास्ट स्टेप में पहुंचा तो कहां पहुंचा? नासा कपाट में पहुंचा। और नासा कपाट से जब पहुंचा आगे गया कहां पे? ग्रसनी में। और दर्शनी से कहां पे पहुंच गया? कंठ पे पहुंचा, अर्थात स्वरयंत्र जिसे कहते थे। और स्वरयंत्र से श्वसन नली पे पहुंचे। और श्वसन नली से जब भी यहां पे श्वसन नली में पहुंचा तो जो आगे स्टेप बढ़ा वो ब्रोंकियाई था। और ब्रोंकियाई से जब और आगे बढ़े ब्रोंक्यूलस पहुंचे। और ब्रोंक्यूलस से छोटे छोटे जो कोष्ठक देख रहे हैं उस कोष्ठक में पहुंचा। और उस कोष्ठक को कहेंगे क्या? वायु कोष्ठक। तो ध्यान रखना, ये वायु कोष्ठक में पहुंचे हैं। और जब यहां पे पहुंचा तो यहां पे आपने कहा कि 21% ऑक्सीजन आया था, 4% ऑक्सीजन किसमें लेकर चला गया? तो ब्लड में लेकर चला गया। अब यही 4% ऑक्सीजन संपूर्ण बॉडी में क्या करते हैं? रोटेट करने का कार्य करते हैं, अर्थात चलने का कार्य करते हैं, जिससे कि वहां प्रत्येक सेल में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात ये जो श्वसन में आपने ऑक्सीजन लिया वो लास्ट स्टेप पे कहां पे पहुंचा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे। और जब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं तो यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से एक क्रेब्स चक्र चलाता है। और उसी क्रेब्स चक्र के माध्यम से ये बनाते क्या है? 38 एटीपी बनाते हैं। और यही 38 एटीपी क्या करता है? एक ग्लूकोज बनाता है। एक ग्लूकोज है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के रूप में भी कार्य करते हैं, अर्थात एनर्जी या ऊर्जा। लास्ट स्टेप में मैंने आपको दिखाया बनते हुए कि जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाया। क्रेब्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस चक्र के विषय में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो क्रेब्स वैज्ञानिक थे। क्रेब्स वैज्ञानिक ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, नाम जिसका क्या रख दिया गया? क्रेब्स चक्र रख दिया गया। और उस क्रेब्स चक्र में बताया गया कि 38 एटीपी मिलकर के क्या बना देंगे? एक ग्लूकोज। और आप बताइए कि जब बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा तो क्या मिला?
एनर्जी अर्थात ऊर्जा मिली। तो यहाँ पे हमें आपको ये पता चल गई कि ऊर्जा किस तरीके से मिलता है। महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको बताया कि 21% जो ऑक्सीजन था वो 4% किसमें बदल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है। शेष मैंने आपको कई सारे ये आपके श्वसन अंग भी बताए और जो श्वसन के पार्ट अर्थात सिस्टम थे उस पर भी हमारी आपकी बात हुई। ध्यान रखना, अगर श्वसन जो तंत्र था उस तंत्र की हड्डियों की बात करेंगे, यहाँ पे हमें आपको 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं तो इसमें 12 गुना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एक बीच में बेल्डर का कार्य कर रहा था अर्थात स्टर्नम का कार्य कर रहा था। तो जब भी अगर पूछता है श्वसन तंत्र में हड्डियों की संख्या तो आप टोटल बताएंगे क्या, 25 अर्थात 25। तो ध्यान रखना ये 25 हड्डियां पाई कहां जाती हैं, तो श्वसन तंत्र में। मैंने कहा 12 जोड़ी पाई जाती हैं, तो ये जो पसलियां होती हैं इस पसलियों में 10 जोड़ी पसलियां कार्यरत रहती हैं, जबकि 2 जोड़ी जो पसलियां लास्ट की होती हैं मुक्त अवस्था में होती हैं अर्थात उनका कोई कार्य नहीं होता और स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जब भी किनारे से में आपको कहीं चोट लगती है तो स्टर्नम नीचे तक नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता, इसलिए चोट ज्यादा तेज लग सकती है। बाकी शेष जो 2 पसलियां थी, इन 2 पसलियों का कोई कार्य नहीं था लाइफ में। नीचे का जो पार्ट था वो डायफ्राम था और जब भी हम आप लोग सांस अंदर ले रहे थे तो डायफ्राम नीचे और जब सांस को बाहर कर रहे थे तो डायफ्राम क्या होता था, ऊपर होता था। अर्थात डायफ्राम हमेशा अप डाउन होते रहते हैं। मैंने कहा आपने श्वास को अंदर लिया तो डायफ्राम नीचे और श्वास को बाहर किया तो डायफ्राम क्या हुआ, ऊपर हुआ। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कोई माता अपनी यूट्रस अर्थात गर्भाशय में किसी बच्ची या संतान को पाल रही होती है तब ऐसी स्थितियों में यहाँ पे संतानों का पालन होने की वजह से डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं जा पाता है। ऐसी स्थितियों में दो जोड़ी मुक्त पसलियां थी वो मुक्त पसलियां उठने बैठने का कार्य करती हैं। अर्थात मैंने आपसे कहा कि श्वसन तंत्र में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं जिसमें से 10 जोड़ी कार्यरत रहती हैं जबकि 2 जोड़ी मुक्त अवस्था में होती है, उनका कोई कार्य नहीं है। अगर कार्य है तो कोई माता जब अपनी यूट्रस अर्थात गर्भाशय में किसी संतान को पाल रही होगी तब श्वसन के रूप में वो सहायता करती हैं 2 जोड़ी मुक्त पसलियां। क्यों सहायता करती हैं? क्योंकि मैंने कहा कि जब हम आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब कोई माता अपनी यूट्रस अर्थात गर्भाशय में किसी संतान का पालन कर रही होती है तब डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि नीचे संतान का पालन होता रहता है। ऐसी स्थितियों में वो 2 जोड़ी पसलियां अप डाउन करने का कार्य करती हैं। तो ये आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र है। आप टॉपिक यहीं पे क्लोज किया जाता है। शेष क्लास अगले क्लासों में।